नमस्कार दोस्तों, आरपीसी स्प्रिंट में आप सभी का स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे एनिमल फिजियोलॉजी, जिसमें हमारा चल रहा था डाइजेस्टिव सिस्टम, और इसका आज पार्ट 4 है। जो लास्ट वीडियो था अपना डाइजेस्टिव सिस्टम का, उसमें हम स्टमक तक पढ़ रहे थे। स्टमक तक हमने पढ़ लिया था और फर्स्ट ग्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। लेकिन हाँ, ये सेकेंडरी लेवल का पढ़ रहे हैं तो ये 12th वाले बच्चों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। बाकी डाइजेस्टिव सिस्टम तो नेट में भी आता है, KVS सेकेंड ग्रेड रीड भी आने वाली है, तो उस रीड में भी इंक्लूड है ये चैप्टर। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। शुरुआत करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से। स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या होता है, डायमीटर होता है वो क्या होता है, कम होता है। यानी स्मॉल इंटेस्टाइन का व्यास होता है वो क्या होता है, कम होता है। और लेकिन इसकी लंबाई होती है वो लार्ज इंटेस्टाइन से क्या होती है, ज़्यादा होती है। और आहारनाल का सबसे लंबा और कुंडलित भाग क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये सबसे आहारनाल का सबसे लंबा और कुंडलित भाग है। अब इसके कार्य देख लेते हैं। भोजन का कंप्लीट डाइजेशन है वो क्या होता है, छोटी आंत में होता है। और साथ ही भोजन के अवशोषण में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी फूड का जो कंप्लीट डाइजेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, और भोजन के अवशोषण में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है स्मॉल इंटेस्टाइन। भोजन के अवशोषण के लिए अधिक क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है, जो निम्न संरचनाओं के द्वारा क्या होती है, प्रदान की जाती है। अब ये संरचना कौन कौन सी हैं जो भोजन के अवशोषण के लिए क्षेत्रफल प्रोवाइड करती हैं? तो उसमें फर्स्ट में है विलाई, सेकंड है माइक्रोविलाई, थर्ड है फोल्ड ऑफ कैरकरिंग, और छोटी आंत की लंबाई। यानी फोल्ड ऑफ कैरकरिंग को हम पलिका सर्कुलेरिस भी कहते हैं। और ये जो 4 स्ट्रक्चर हैं ये क्या करती है, भोजन के अवशोषण के लिए क्षेत्रफल प्रदान करती है। और ये सारी की सारी स्ट्रक्चर होती हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती हैं। किस में होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती हैं, और भोजन के लिए अवशोषण यानी भोजन के अवशोषण के लिए क्षेत्रफल प्रदान करती हैं। विलाई, माइक्रोविलाई, फोल्ड ऑफ कैरकरिंग, छोटी आंत की लंबाई, ये सारी संरचनाएं। अब है स्मॉल इंटेस्टाइन के भाग। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 भाग होते हैं। ये जिक्र हमने पहले भी कर लिया था जब एलिमेंट्री कैनाल का ओवरव्यू देखा था हमने, लेकिन अब यहाँ पर हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो इसमें फर्स्ट है ग्रैनी, जिसको हम ड्यूडेनम बोलते हैं, सेकंड है मध्यांतर जेजुनम, और थर्ड है इलियम। ठीक है, ड्यूडेनम की जो लंबाई होती है वो ज़्यादा नहीं होती, लगभग 25 सेंटीमीटर के लगभग ये ड्यूडेनम होती है। ये आमाशय का पाइलोरिक भाग ड्यूडेनम में खुलता है। यानी हमने देखा था कि इस तरीके से जो आमाशय था, अपना स्टमक था, ये इसोफेगस आता है, और ये इसोफेगस स्फिंक्टर था, और इसके बाद में स्टमक स्टार्ट हो जाता है। तो स्टमक के जो पार्ट थे उसमें फर्स्ट तो कार्डिक था, सेकंड फंडिक था, और जो तीसरा था वो बॉडी पार्ट था, और चौथा था पाइलोरिक पार्ट। अब ये पाइलोरिक पार्ट है, ये पाइलोरिक पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट भाग होता है ड्यूडेनम, उसमें क्या करता है, खुलता है। ठीक है, और अब पाइलोरिक भाग व ग्रैनी के जंक्शन पर पाइलोरिक अवरोधनी उपस्थित होती है। ठीक है, अब ये डायग्राम के थ्रू देख लो आप। यहाँ पर ये जैसे स्टमक है, और स्टमक का ये जो 4th पार्ट है पाइलोरिक पार्ट, और ये इधर स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में खुलती है। तो इसमें जो एक यहाँ पर अवरोधनी स्थित होती है, इस अवरोधनी को हम पाइलोरिक अवरोधनी कहते हैं। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। डायग्राम के थ्रू क्लियरिफाई कर लेते हैं ताकि एक इमेज क्लियर हो जाए माइंड में। तो ये वाला जो पार्ट है ये यू और आपको सी जैसा दिख रहा है, ये तो हो गया ग्रैनी। ठीक है, और ये जो बीच वाला पार्ट आपको दिख रहा है इस तरीके से लंबा कुंडलित भाग, ये है जेजुनम, और ये इधर आपको दिख रहा है इलियम। ठीक है, ये 3 भाग हैं, ग्रैनी, मध्यांतर और इलियम। और ये जो आपको इसके ऊपर फूली हुई संरचना दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं सकुलस रोटेंडस। ठीक है, सकुलस रोटेंडस इसको बोलते हैं। अब ग्रैनी की जो आकृति होती है वो सी और यू शेप्ड होती है। बिल्कुल ये सी जैसा दिख रहा है आपको, ऐसे सी भी लग रहा है और यू भी लग रहा है, तो सी और यू शेप्ड होती है। ग्रैनी की दोनों भुजाओं के मध्य
अग्नाशय ग्रंथि प्रेजेंट होती है। ये जो भुजाएं, एक ये और ये एक ये, इन दोनों भुजाओं के मध्य में आपको जो ये स्ट्रक्चर नज़र आ रही है इस तरीके से, ये क्या है, पैनक्रियाज, पत्ते जैसे स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, ये है पैनक्रियाज। इन दोनों भुजाओं के बीच में मिड में प्रेजेंट होती है कौन, पैनक्रियाज ग्लैंड। ठीक है, अब देखते हैं हम जेजुनम। अब इस जेजुनम की बात करेंगे तो जेजुनम लंबा और कुंडलित मध्य भाग है। हाँ, लंबा और कुंडलित मध्य भाग है जेजुनम। अब इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि ड्यूडेनम और इलियम को ये जोड़ने का काम करते हैं। ये इधर ड्यूडेनम है और ये मध्यांतर है और इधर ये हो गई इलियम, इन दोनों को बीच में क्या करता है, जोड़ने का काम करता है कौन, जेजुनम। ठीक है, थर्ड पार्ट है इलियम। इलियम का अंतिम भाग फूला हुआ होता है जिसे सकुलस रोटेंडस कहते हैं। ठीक है, ये रहा जो अंतिम और फूला हुआ भाग नजर आ रहा आपको, ये रहा सकुलस रोटेंडस है ये। ठीक है, इलियम व सीकल के जोड़ पर इलियोसिकल कपाट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, इलियोसिकल कपाट पाया जाता है। ये तो इलियम है और इसके बाद में जो स्टार्ट होगा वो सीकम होगा। यार ये सीकम लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, यानी इलियम और सीकम जहाँ जुड़ते हैं उसको इलियोसिकल कपाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलियोसिकल कपाट बोलते हैं। इलियम है ये भी लंबा और अत्यधिक कुंडलित भाग है इलियम, और इलियम और सीकम जहाँ पर मिलते हैं यानी जंक्शन पर, जोड़ पर, इसको क्या कहते हैं, इलियोसिकल कपाट। जैसे यहाँ पर मिल रहे हैं तो ये इलियोसिकल कपाट कहलाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। हमने कवर कर लिया स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। अब आ गई है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ लेते हैं। इसका जो डायमीटर होता है वो छोटी आंत से क्या होता है, ज़्यादा होता है। डायमीटर तो स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या होता है, ज़्यादा होता है, लेकिन लंबाई क्या होती है, कम होती है। यानी लार्ज इंटेस्टाइन का जो डायमीटर होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या होता है, ज़्यादा होता है, लेकिन लेंथ क्या होती है, कम होती है। सबसे बड़ी एलिमेंट्री कैनाल का जो कोई पार्ट लंबा है तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ही फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है, साथ ही अवशोषण होता है। इस भाग में भोजन का पाचन नहीं होता, यानी फूड का डाइजेशन लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं होता। किस में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। केवल यहाँ पर कुछ ही पदार्थों का क्या होता है, अवशोषण होता है। एक बात ध्यान रखना कि लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ ही पदार्थों का अवशोषण होता है, लेकिन जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उस स्मॉल इंटेस्टाइन में पाचन भी होता है और अवशोषण भी होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे अतिरिक्त जल का अवशोषण हो जाता है। इस भाग में अवशिष्ट भोजन क्या रहता है, संग्रहित रहता है, कलेक्ट रहता है। किसमें, इस लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन के भाग देख लेते हैं कौन कौन सा है, सीकम, कोलन और रेक्टम। इसके कितने भाग हैं, 3 भाग हैं। एक तो हो गया सीकम और कोलन और रेक्टम। अब सीकम है ये मानवों में अल्प विकसित होता है, यानी ह्यूमन में क्या होता है, ये अल्प विकसित होता है ये, जबकि जो शाकाहारी जीवों में है ना ये विकसित होता है। ये एक ब्लाइंड सैक है सीकम, ये एक ब्लाइंड सैक है जिसके अंतिम भाग पर अंगुलीनुमा प्रवर्ध पाया जाता है, जिसे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। यानी सीकम का जो अंतिम भाग है यानी लास्ट भाग है, उसको क्या कहते हैं हम, उस पर एक स्ट्रक्चर अंगुलीनुमा प्रवर्ध वहाँ से निकला हुआ होता है जिसे हम वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। अब ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स क्या है, ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है, ये नॉन फंक्शनल स्ट्रक्चर होती है ह्यूमन में। किसमें, ह्यूमन में नॉन फंक्शनल स्ट्रक्चर होती है, कोई काम की नहीं होती है, मतलब एक फालतू स्ट्रक्चर होती है। इसे काट देंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या होता है कि जब इसमें वर्मीफॉर्म स्ट्रक्चर में कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, तो ये क्या करती है, फूल जाती है और बहुत ज़्यादा दर्द करता है ये। और इस दर्द के दौरान इसको काट कर अलग कर दिया जाता है, जिसे हम अपेंडिक्साइटिस कहते हैं, अपेंडिक्साइटिस कहते हैं इसको। और तो ये जो स्ट्रक्चर है वैसे अवशेषी रूप में रहती है,
लेकिन ह्यूमन की बात कर रही हूँ, लेकिन शाकाहारी जीवों में ये विकसित होती है और इस भाग में सेल्यूलोज का पाचन करने वाला सेल्यूलोज एंजाइम पाया जाता है इन जीवों में। यानी जो ह्यूमन है उसमें ही ये अल्प विकसित होती है, जबकि शाकाहारी जीवों में तो ये विकसित होती है, क्योंकि जो सेल्यूलोज है उसका पाचन करने के लिए जो सेल्यूलोज एंजाइम होते हैं वो वहीं प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अब मानवों के वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एक अवशेषी यानी नॉन फंक्शनल रचना है। ये मैंने पहले ही बता दिया कि जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एक स्ट्रक्चर है, ये अवशेषी है, यानी इसका कोई काम नहीं होता, ये कोई काम की नहीं है, नॉन फंक्शनल स्ट्रक्चर है। जैसे ये देख लो आप, यहाँ पर मैंने एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ किया है। जैसे ये सीकम है, क्या है, सीकम है, ये सिकम है और यहाँ पर ये अंगुलीनुमा पर्वत निकला है, इसको क्या बोलते हैं, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है। ये क्या है, एक अवशेषी अंग है, मतलब नॉन फंक्शनल रचना है, इसका कोई काम नहीं होता, इसको काट कर भी फेंक सकते हो। लेकिन जब इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तब प्रॉब्लम हो जाती है, तब इसको वहाँ से आपको कट ही करना पड़ता है। और ये जो प्रोसेस है ये अपेंडिक्स साइटिस कहलाती है। ठीक है। अब सेकंड है हमारा कॉलन। ये बड़ी आंत का सबसे विकसित भाग है, यानी लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे विकसित भाग है तो वो कॉलन है। इस भाग में कुछ पाउचनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं। कौन से भाग में, कॉलन की बात कर रही हूँ। इसमें कुछ पाउचनुमा स्ट्रक्चर पाई जाती हैं जिसको हम होस्ट्रा कहते हैं। कुछ अनुलम पेशी जिन्हें हम टैनिकोलाई कहते हैं, क्या कहते हैं, टैनिकोलाई कहते हैं या फिर टीनिकोलाई कहते हैं, एक ही बात है। और सबसे विकसित भाग है लार्ज इंटेस्टाइन का। डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। ये देखो, ये जो अनुलम पेशी है, ये आपको दिख रही है, ये अनुलम पेशी है, इसको हम टीनिकोलाई कहते हैं। ठीक है। और इसमें जो पाउच जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है इसको क्या कहते हैं, होस्ट्रा कहते हैं। अब कॉलन के भाग देख लो। 4 भाग होते हैं, एक तो आरोही, अनुप्रस्थ और अवरोही सिग्मॉइड, ये सारे के सारे कॉलन के भाग है। और कॉलन किसका भाग है, ये लार्ज इंटेस्टाइन का भाग है। और ये लार्ज इंटेस्टाइन में ये सेकंड भाग है कॉलन, और कॉलन के भी 4 है, आरोही, अनुप्रस्थ और अवरोही, और फोर्थ है सिग्मॉइड। ये डायग्राम देख लो, समझ में आ जाएगा बहुत अच्छी तरीके से। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये क्या है, ये तो आरोही कॉलन है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये क्या है, और सिग्मॉइड किस में खुलता है, ये यहाँ तक रेक्टम हो गया, और गुदीय नाल जिसे हम एनल कैनाल भी बोलते हैं, इसमें रेक्टम आउट हो जाता है इस तरीके से। अब इसका जो लार्ज इंटेस्टाइन का जो हम रेक्टम कहते हैं, रेक्टम क्या करता है, इस भाग में अवशिष्ट पदार्थ संग्रहित रहते हैं। अवशिष्ट पदार्थ नाल में जाता है। ये देखो, इसमें क्या होते हैं कि अवशिष्ट पदार्थ संग्रहित रहते हैं, रेक्टम गुदी नाल में खुल जाते हैं। इसके बाद में हमने अब लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ ली, स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ लिया, लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ लिया। अब हम क्या करेंगे, जो एलिमेंट्री कैनाल है उसकी हिस्टोलॉजी देखेंगे। ठीक है। और हिस्टोलॉजी देखने के बाद में हमारा ये एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट हो जाएगा, और उसमें जो उसके बाद में जो स्टार्ट होगा वो डाइजेस्टिव ग्लैंड स्टार्ट होंगे। ठीक है। तो हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल देखते हैं हम। आहार नाल और कितनी परतों से घेरी रहती है, 4 परतों से घेरी रहती है। जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है बाहर से, यानी ऊपर से नीचे की तरफ जैसे आते हैं तो 4 परतों के द्वारा घिरी हुई होती है। अभी 4 परतों में हम कहाँ से पढ़ेंगे, हम इसोफेगस से लेकर के रक्टम तक पढ़ेंगे, यानी ग्रास नाल से लेकर के मलाशय तक हम पढ़ेंगे। जैसे हम एलिमेंट्री कैनाल में हम ऊपर से नीचे की तरफ यानी बाहर से अंदर की तरफ जैसे जैसे आते हैं तो 4 परतों से वो घिरी रहती है। तो 4 परत कौन कौन सी है उसके बारे में देख लेते हैं। जो सबसे बाहर की जो परत है वो कौन सी है, सीरोसा है। याद रखना आपको, ये सीरोसा सबसे बाहर की परत है। और एलिमेंट्री कैनाल में जैसे इसोफेगस में म्यूकस ग्लैंड का जिक्र हुआ था, तो मैंने बताया था कि सबसे इनर मोस्ट लेयर है वो म्यूकोसा है, और तो सबसे बाहर की जो लेयर है वो कौन सी है, सीरोसा है।
अब ये सीरोसा क्या है, ये आउटर मोस्ट लेयर है किसकी, एलिमेंट्री कैनाल की आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है, सीरोसा। अब इस सीरोसा में एक महीन मीजोथीलियम यानी विशरल पेरिटोनियम परत द्वारा बनी होती है। यानी इसकी जो ये आउटर मोस्ट लेयर है और ये एक महीन मीजोथीलियम परत के द्वारा क्या होती है, बनी होती है। और इस यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू भी पाए जाते हैं। नोट, ये ध्यान रखना आपको, इसोफेगस में सीरोसा के स्थान पर ट्यूनिका एडवेंटिया परत पाई जाती है। क्या, कौन सी परत पाई जाती है, ट्यूनिका एडवेंटिया, किसमें, इसोफेगस में, किसके स्थान पर, सीरोसा के स्थान पर ट्यूनिका एडवेंटिया परत पाई जाती है, ठीक है। अब जो हमारी सेकेंड लेयर है, हम बाहर से कर रहे हैं, बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं, तो फर्स्ट लेयर कौन सी हो गई, सीरोसा हो गई। और जो सेकेंड लेयर है अपनी, वो म्यूकस यानी मस्क्यूलरिस लेयर यानी पेशीय परत, यानी मसल्स, जो मसल लेयर होती है ना, मस्क्यूलरिस लेयर, वो है। इस परत में दो प्रकार की पेशियाँ पाई जाती हैं। कितने टाइप की, दो टाइप की पाई जाती हैं। जो फर्स्ट टाइप है वो बाहरी अनुलंब पेशी हो गया, जिसको हम लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर कहते हैं, और जो भीतरी है इसको हम क्या कहते हैं, सर्कुलर मसल लेयर कहते हैं, ठीक है। आमाशय में वृत्ताकार पेशी अस्तर के नीचे एक और पेशी अस्तर पाया जाता है, जिसे त्रियक पेशी लेयर कहते हैं या फिर ऑब्लिक मसल लेयर कहते हैं। क्या हुआ कि स्टोमक में ये जो सर्कुलर मसल्स लेयर है, इसके नीचे एक और पेशी अस्तर पाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑब्लिक मसल लेयर कहते हैं, ठीक है। अब ये हमारी सेकंड हो गई। और जो हमारी थर्ड है वो सब म्यूकोसा है, यानी अधश्लेष्मिका। इस परत में क्या है, संयोजी ऊतक के अतिरिक्त के अलावा और क्या पाया जाता है, लसिका वाहिनियाँ पाई जाती है और तंत्रिकाएँ पाई जाती हैं सब म्यूकोसा में, ठीक है। क्या क्या पाया जाता है, कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है, इसके अलावा लसिका वाहिनियाँ और तंत्रिकाएँ पाई जाती हैं। अब ये नोट में ये आपको याद रखना है, ड्यूोडेनम की सब म्यूकोसा परत में ब्रूनर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। कौन सी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, ब्रूनर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जो श्लेष्म का श्रावण करती हैं। किस में पाई जाती है, ड्यूोडेनम की सब म्यूकोसा जो परत है उसमें ब्रूनर ग्लैंड पाई जाती है, और ये ग्लैंड क्या करती है, म्यूकस का सिक्रेशन करती है। और जो सबसे इनरमोस्ट लेयर है एलिमेंट्री कैनाल की, वो है म्यूकोसा। ये क्या करती है, आंतर गुहा को घेरे हुए श्लेष्मिका परत उपस्थित है, यानी जो अंदर की जो गुहा है उसको वो घेरे हुए होती है। और सबसे भीतरी परत कौन सी है, ये है म्यूकोसा, यानी श्लेष्मिका सबसे अंदर की इनर मोस्ट लेयर है एलिमेंट्री कैनाल की। अब म्यूकोसा के जो फोल्ड है यानी वलन है, वो स्टमक में क्या बनाते हैं, रगीज बनाते हैं। ये बात जब हम स्टमक पढ़ रहे थे, स्टमक हमने जब पढ़ा था तब भी हमारा डिस्कशन हुआ था, और ये लाइन मैंने वहाँ पर भी लिखी है कि रगीज का ना पाया जाना स्टमक कैंसर का संकेत है। यानी स्टमक कैंसर यानी रगीज है वो अगर नहीं पाई जाती है तो स्टमक कैंसर का संकेत है, और रगीज पाई जाती है तो स्टमक कैंसर नहीं है। अब रगीज क्या है, ये जो रगीज है ये एक रिंकल जैसी स्ट्रक्चर है, जिसको हम क्या कहते हैं, रगीज कहते हैं। अब म्यूकोसा के फोल्ड छोटी आंत में विलाई का निर्माण करते हैं। जो म्यूकोसा के जो फोल्ड हैं, वलन है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में किसका निर्माण करते हैं, विलाई का निर्माण करते हैं। अब हमने जो पढ़ा था कि विलाई ये क्या करते हैं, विलाई, माइक्रोविलाई, ये क्या करते हैं, भोजन के अवशोषण के लिए क्या करती हैं, क्षेत्रफल प्रदान करती हैं। ये हुआ था ना जब हम स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ रहे थे तब। तो ये विलाई का फॉर्मेशन होता है किसकी वजह से है, म्यूकोसा के फोल्ड की वजह से होता है, ठीक है। अब इन विलाई यानी रसांकुरों को घेरे हुए कोशिकाओं पर एक ब्रश बॉर्डर लाइक विलाई पाई जाती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोविलाई कहते हैं, जो आंत्र की अवशोषण की सतह को कई गुना बढ़ा देते हैं, ठीक है। विलाई, माइक्रोविलाई, ये चीज़ें आई थी ना वहाँ पर, छोटी आंत की लंबाई, ये सारी की सारी ये क्या करती हैं, बहुत जो फूड है उसके अवशोषण के लिए सतह के क्षेत्रफल को क्या करती हैं, इंक्रीज कर देती हैं। तो इन रसांकुरों को घेरे हुए कोशिकाओं पर ब्रश बॉर्डर लाइक
माइक्रोविलाई पाए जाते हैं जो आंत्र की अवशोषण सतह को कई गुना बढ़ा देते हैं। अब म्यूकोसा के वलन आंत्र में प्लीका सर्कुलेरिस फोल्ड ऑफ केरकरिंग का निर्माण भी करते हैं। यानी जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो सारे के सारे जो फूड के अवशोषण के लिए जो क्षेत्रफल प्रदान करते हैं वो सारे के सारे म्यूकोसा फोल्ड के द्वारा उनका निर्माण होता है। ठीक है, आ गई होगी ये बात समझ में। ये हो गया। विलाई के भीतर कई सारी रक्त कोशिकाएं एवं लेक्टल उपस्थित होती है जो वसा का क्या करती है, अवशोषण करती है। ठीक है, ये डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं और क्लियर हो जाएंगी ये चीज़ें। ये देखो ये क्या है, ये इस आपको दिख रही है अंगुलिनुमा जो पर्वत से हैं इस तरीके से स्ट्रक्चर, ये क्या है, विलाई है। और विलाई के ऊपर एक ब्रश बॉर्डर लाइक जैसे स्ट्रक्चर पाई जाती है वो क्या होती है, माइक्रोविलाई हो जाती है। तो ये विलाई हो गई और इस विलाई के अंतर्गत आपको ये दिख रही हैं इस तरीके से, ये क्या है, लैक्टियल है। और लैक्टियल के ऊपर जैसे ये क्या है, कैपिलरीज है, क्या है, कैपिलरीज है। और आपको ये दिख रहा है इधर जैसे ये वाली स्ट्रक्चर है, ये इस तरीके से ये लीबरकुन की दरारें हैं और इनका निर्माण भी म्यूकोसा के द्वारा होता है। इनका सबका निर्माण म्यूकोसा के द्वारा ही होता है। ठीक है, और ये क्या करती हैं, लीबरकुन की जो दरारें हैं इनका निर्माण म्यूकोसा के द्वारा होता है। ये आंतरी रस का सिक्रेशन करती है। कौन सी दीवारें, लीबरकुन की दरारें आंतरी रस का सिक्रेशन करती हैं। ठीक है, और ये आपको दिख रहा है ये ऊपर लैक्टियल है और इस तरीके से देखो ये कैपिलरीज निकली हुई है। तो ये कैपिलरीज है और ये क्या करती हैं, विलाई के भीतर एंटर कर लेती हैं और जो वसा है उसका क्या करती हैं, अवशोषण करती हैं। ठीक है, अब नोट में आप लगा कर के ये लिख लो म्यूकोसा परत के द्वारा ही आमाशय में गैस्ट्रिक ग्लैंड का निर्माण होता है। यानी जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है उनका फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है, म्यूकोसा परत के द्वारा ही होता है। ये म्यूकोसा परत के द्वारा गैस्ट्रिक ग्लैंड, और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करती हैं, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करती हैं। ठीक है, ओके। अब हमने एलिमेंट्री कैनाल की जो हिस्टोलॉजी हमने थ्योरी के रूप में पढ़ी है उसको हम डायग्राम के रूप में एक बार देख लेते हैं। ये रहा देखो डायग्राम। इसमें क्या है कि जो सबसे बाहर की जो लेयर है हमने देखा कि हम हिस्टोलॉजी का ऊपर से अंदर की तरफ अध्ययन कर रहे थे तो उसमें 4 लेयर आई थी। तो ये देखो फर्स्ट नंबर की ये तो क्या है, सीरोसा है, सीरोसा है। अब ये वाला जो आपको दिख रहा है इस तरीके से जैसे ये अंदर वाला ये क्या है, ये मसल लेयर है यानी पेशीय परत है, पेशीय परत है। और इसमें ये जो बाहर वाली है ये लॉन्गिट्यूडनल है मसल लेयर, ये आउटर है। और जो ये आपको दिख रही है यानी अंदर वाली, ये वाली आपको दिख रही है, ये वाली ये क्या है, इनर मसल लेयर है यानी सर्कुलर मसल लेयर है, इनर है। ठीक है, ये 2 नंबर हो गए। यानी फर्स्ट जो आउटर लेयर थी वो सीरोसा हो गई, जो सेकंड थी वो मस्कुलर लेयर हो गई। मस्कुलर में भी 2 है, लॉन्जिट्यूडनल मसल लेयर और सर्कुलर मसल लेयर। जो लॉन्जिट्यूडनल है ये आउटर है और जो सर्कुलर है वो क्या है, इनर है। और जो थर्ड थी अपनी वो सब म्यूकोसा थी यानी अधः श्लेष्मिका थी। ये वाली जो आपको दिख रही है ये क्या है, सब म्यूकोसा। और सबसे अंदर की जो फोर्थ है अपनी एलिमेंट्री कैनाल की इनर मोस्ट लेयर है वो कौन सी है, म्यूकोसा। कौन सी है, म्यूकोसा। और ये आपको दिख रहा है इस तरीके से, ये क्या है, अपनी एलिमेंट्री कैनाल को ये घेरे हुए रहता है, ये क्या है, ल्यूमन है। ठीक है, तो जो 4 लेयर थी उसमें फर्स्ट थी सीरोसा, सेकंड थी ये पेशी परत मस्कुलर परत, और थर्ड थी अपनी अधः श्लेष्मिका, और फोर्थ हो गई म्यूकोसा। ठीक है, यानी श्लेष्मिका। तो ये थी अपनी हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, कंप्लीट हो गया है। अब जो हम पढ़ेंगे वो डाइजेस्टिव ग्लैंड पढ़ेंगे, और तो अगले जो वीडियो आएगा उसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड पढ़ेंगे। आज हमने क्या देखा, तो आज हमने जो पढ़ा स्मॉल इंटेस्टाइन देखे, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में उसके भाग देख लिए,
और इनका क्या क्या काम होता है। लार्ज इंटेस्टाइन देख लिए, इसके पार्ट देख लिए, और साथ में हमने पढ़ लिया हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो इस वीडियो में तो इतना ही। अगला जो वीडियो आएगा उसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड के पार्ट, डाइजेस्टिव ग्लैंड हम स्टार्टअप करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।